मी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ है जो हिस्ट्री का जो एमसीक्यू लेके आए हुए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे 2014 की जो पीएससी है उसमें क्या क्या चीज़ें को आपको क्या करना है देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग ख़ास तौर पे कि क्या क्या देखेंगे 2014 के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले हमने 2013 का देखा था, इससे पहले हमने 2012 का देखा था। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पहला जो सीरीज़ है, जैसे कि देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल की न्याय व्यवस्था के लिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो अगर हम इसमें देखें तो एक हमारा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, धर्म स्थनी दिख रहा है। ठीक है। और जो दूसरा दिख रहा है क्या दिख रहा है, कंटक शोधन, कंटक शोधन, धर्म स्थनी और कंटक शोधन। धर्म स्थनी और कंटक शोधन एक मात्र ऐसे दो न्यायालय था जो क्या करते थे कि खासतौर पे न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य काल में दिखा था। ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें 2 और 4 में से, तो 2 और 4 में से चौथा चीज़ आपको सही लगेगा। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त का जो वर्णन है वो हम लोग देखे थे इसको कि 10वें मंडल थे। ठीक है। कौन सा मंडल, 10वें मंडल। और 10वें मंडल पे ठीक है हमारा जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के अंतर्गत हम एक विराट पुरुष की कामना किए थे। और ये जो विराट पुरुष था, विराट पुरुष के उसके 4 भुजाओं से 4 अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि मुख हो जाएगा, एक हो जाएगा भुजा हो जाएगा, एक हो जाएगा उदर और एक क्या हो जाएगा, जंघा। ठीक है। जैसे मुख्य से क्या निकलेगा, मुख से निकलेगा ब्राह्मण, ब्राह्मण निकलेगा। ठीक है। दूसरा जो भुजा है उससे क्षत्रिय। ठीक है। उदर से क्या निकल जाएगा, वैश्य। और जंघा से क्या निकलेगा, शूद्र निकलेगा। ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जहां पे आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इस बार फाइनल आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। वेदों की संख्या आपको पता होगा, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद बोलते हैं, फिर यजुर्वेद हो जाएगा, फिर सामवेद हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, अर्थर्वेद हो जाएगा, अर्थर्ववेद। ठीक है। इन चारों चीज को छोड़ हमें एक चीज और बताएं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मनुस्मृति के बारे में हम लोग बात करें तो खास तौर पे जहां नारियों की पूजा होती है, किसकी, नारियों की। ठीक है। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये हम लोग सुनते हैं। वहां रमन्ते तत् देवता, रमन्ते तत् देवता। ठीक है। तो ये चीजें जो लाइन लिखी गई है वो मनुस्मृति के अंतर्गत लिखा गया है। ओके। ठीक है। तो ये है सबसे पहले इसके तहत अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य जी हैं। कौन है, शंकराचार्य। शंकराचार्य को हम बोलते हैं अद्वैत जो दर्शन है उनके संस्थापक कहते हैं। ठीक है। अद्वैतवाद में क्या बताता है, ये बताता है कि जो ब्रह्मा है, ठीक है, और एक जो आत्मा है, आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही है, बॉडी एक ही पार्ट से। और बाकी इन दोनों को जो कवर करने के लिए क्या लगाए गए हैं, माया है। और एक है तो जो पूरा ब्रह्मांड पे जो खिला हुआ है उसे हम बोलते हैं जगत। ठीक है। अब ये जो ब्रह्म है, यहाँ पे है ब्रह्म, ये शरीर आत्मा है, आत्मा को कवर कौन करते हैं, माया, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर कौन है, जगत। तो ये माया और जगत दोनों क्या है, मिथ्या है बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य है, उसी का आत्मा का पार्ट है। ईश्वर अर्थ जीव विनाश है, तुलसीदास जी का लाइन है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है हमारा कौन सा, अद्वैत दर्शन। ठीक है। रामानुजाचार्य ने क्या किया, अद्वैत दर्शन के विरोध में, देखिए विरोध में ना, याद रखना है, विरोध में इन्होंने क्या किया, भक्ति मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया। क्योंकि ये बोलते हैं कि ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, जब तक कि आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कि आप क्या करोगे, आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो रामानुजाचार्य ने भक्ति का मार्ग लाया कि ज्ञान होने के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। अब मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रदान किया जिसमें ज्ञान और भक्ति दोनों को लेके चला। ठीक है। और महात्मा बुद्ध को तो हम लोग अलग से कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर है जैन। इसके दौर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो ये पीएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बोलते हैं। हालांकि इसका जो मेन जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं, तो प्रच्छन्न बौद्ध हम लोग किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, शंकराचार्य को बोलते हैं, शंकराचार्य को बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है क्योंकि ब्रह्म की जो शंकर के कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है। सिद्धांत क्या है, इसका अद्वैतवाद है। और अद्वैतवाद में बहुत सारी चीजें जो हैं ये आपके किसके मिलते हैं, गौतम बुद्ध के मिलते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बम्हनी राज्य की प्रथम राजधानी, बम्हनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत में जो मुगल काल में 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रहे थे, ठीक है, सल्तनत काल में, और उनमें से एक जो था वो था हमारा बहमनी राज्य, और एक क्या था अपना विजयनगर राज्य। तो विजयनगर राज्य का तो हम्पी था, ये सबको पता है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्रा है, तो इसको इतना कर लो। लेकिन बम्हनी राज्य क्या था? ये टोटल 5 भागों में बटा हुआ था। इसी में से जो मेन इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, उसका मूल जो कॉन्सेप्ट था वो गुलबर्ग से शुरुआत हुआ था, तो ये आंसर आ जाएगा गुलबर्ग। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होगा कि एक बरीद शाही वंश मिलेगा जो बीदर राजधानी बनाएगा, ठीक है, एक मिलेगा आपको बरार मिलेगा, एक मिलेगा आपको गोलकुंडा, एक मिलेगा आपको बीजापुर मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको? अहमदनगर मिलेगा, अहमदनगर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन शासन करेगा? निजाम शाही। क्या? निजाम शाही। बीजापुर में आदिल शाही, ठीक है। गोलकुंडा में केजी, मतलब ये हो जाएगा कुतुब शाही ही मूल वंश था, जिसके बाद में बना हुआ है कुतुब शाही। ठीक है, बरार का जो हो जाएगा बरार का क्या हो जाएगा आपका? निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही। ठीक है, बीदर का बरीद शाही होता है, बरीद शाही। इस प्रकार इसका अलग अलग वंश में डिवाइड हुआ था, जैसे कि तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, कौन कौन से वंश हैं, क्या क्या राजधानी बना था। गुलबर्ग इसका ओरिजिनल नाम है। हुसैनाबाद जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी है संस्थापक राजाओं में से है, लेकिन वो एकदम संस्थापक नहीं था। बीदर तो एक कैप्चर था ही, और दौलताबाद को हम तुगलकाबाद भी कहते हैं, ठीक है, जो सल्तनत काल का राजधानी था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस चोल राजा ने जल सेवा प्रारंभ की थी। तो किस चोल राजा ने जल सेवा प्रारंभ की थी? देखो, जल सेवा की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग साउथ इंडिया में बात करेंगे, ठीक है, तो साउथ इंडिया में हम लोग चलते हैं, चोल को ही लेते हैं। चोल में 2 प्रसिद्ध राजा हुआ था, एक का नाम क्या था? राजा राज। ठीक है, देखो ऑप्शन देखिए क्या, राजेंद्र चोल, परातंग चोल, राजा राम प्रथम और राजा राम द्वितीय। अगर चारों मिलों की बात करें तो चारों चोल राजा हैं। सबसे पहले तो ये भी ध्यान देना है, सभी क्या है? चोल राजा हैं। तो राजा राम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, उसके बाद कौन प्रसिद्ध हुआ था? राजेंद्र चोल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को देखते रहना है कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो राजा राम चोल और राजेंद्र चोल हैं। अब राजा राम चोल ने क्या किया था? सबसे पहले श्रीलंका पे कब्जा किया था। ठीक है, यहाँ पे कब्जा करेगा, श्रीलंका पे कब्जा करेगा। यहीं के साथ साथ और क्या करेगा? तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो था कौन सा? राजेंद्र चोल ने, इसने झील बनाया था। तो सबसे पहले जो नौसेना की शुरुआत किसने किया? तो नौसेना की शुरुआत किसने किया था? राजा राम ने किया था। इसे ही अभी जो PS1 आया है, इसी की स्टोरी पे बेस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ठीक, चलिए, तो ये सारा चीजें हो गया। ठीक है, चलिए, अब आता है हदीस। हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है, ये भी आपको याद रखना है। हदीस एक क्या है? इस्लामिक कानून है, जो क्या करता है? मान्यताओं पर था, जो खास तौर पे हदीस एक इस्लामिक कानून है, उसके मान्यताओं को क्या करता है? उसमें हदीस में लिखा हुआ है। तो सारे के सारे जो इस्लामिक कानून है वो आपके हदीस के अनुसार देखने को मिलेगा, जिसको व्याख्या कौन करता है? उलेमा व्याख्या करता है। उलेमा इस टाइप का बोल सकते हैं कि उसका धार्मिक जो व्याख्याकार है। ठीक है, हालांकि कल के डेट में जो मेन मुगल बादशाह था उनका सलाहकार हुआ करता था, सलाहकार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके साथ ही दूसरा जो हमारा चीज है, एक हदीस है, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसमें एक जो होता है कुरान होता है, जिसमें पूरा ज्ञान की बातें लिखी गई है। ठीक है, हदीस, कुरान, उलेमा। ओके, ये 3-4 ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका इस्लामिक कानून के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय इतिहास का जो मेजर पोर्शन है, मिडिवल पोर्शन, वो पूरा इस्लामिक कानून का पालन करता है। इस वजह से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अता अली खां किसका नाम है? अता अली खान, देखो, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, तीनों की तीनों क्या है? नवरत्न के पार्ट हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए। अकबर के 9 रत्नों में से 9 प्रसिद्ध लोगों का नाम था, जिसमें से ये लोग हैं। तो अता अली खान 9 रत्नों में से ही क्वेश्चन है, तो 9 रत्नों में से किसी का रहा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अता अली खान। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं दिया है तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो अता अली खान हम लोग बोलते थे, तानसेन को बोलते थे। क्या बोलते थे? तानसेन को। तानसेन पहले हिंदू था, जिसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। ग्वालियर के रहे थे। ठीक है, और ग्वालियर में बैजू बावरा जैसे हो गए, बैजू बावरा, ठीक है, हरिदास,
ये सब लोग के साथ इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। बाद में ये अकबर के नवरत्नों में से एक फेमस हो गए, तो वहां पे इनका नाम क्या हो गया, अता अली खां। इस वजह से इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं दे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तानसेन के बारे में आपको पता होगा, मियाँ दरबार, ठीक है, मियाँ मिट्ठू, मियाँ दरबार, मियाँ मिट्ठू, ऐसे बहुत सारे इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा तानसेन। ठीक, देखिए यहाँ पे जो टोडरमल हैं ये मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था, मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये जो रहता है, ठीक है, ज़्यादा से हरा हो जा रहा है, ठीक है, हाँ, मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। साथ ही साथ ये क्या किया था, आईने दहसाला को भी लाया था, आईने दहसाला, जो कि शेरशाह सूरी का कॉन्सेप्ट में आया था, उसके बाद इसको ऑपरेट किया गया। अब अबुल फजल की बात करें तो ये नवरत्नों को लेके खासतौर पे में थे। अबुल फैजी उसका राज कवि था, क्या था, राज कवि। और ठीक है, अबुल फैजी क्या है, एक राज कवि था। और अबुल फजल उसका जो मुख्य जीवन परिचय था, जिसे हम अकबर नामा कहते हैं, उसको लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखने हैं। चलिए और बढ़ते हैं। एक है सूची 1857 के विप्लव के नायक कौन है और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में देखो, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब, अवध, कानपुर, आरा और दिल्ली, ये दिया हुआ है। अगर ये सारे 1857 क्रांति हैं तो 1857 की क्रांति को कैसे पढ़ना है आपको मैं बता दूं। देखो, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़ना चाहिए, या फिर कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का, तो हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो जो बख्त खां है, ठीक है, बख्त खां की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर था, उसी के जो बेटे का नाम क्या था, आपका बख्त खां था। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बेटे का नाम क्या था, बख्त खां था। तो अगर हम लोग बात करें, कहाँ गया यार कलर, ठीक है, देखो बख्त खां कहाँ था, दिल्ली पे रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, दूसरा मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। नाना साहब का कानपुर ले लो। डी का लेते हैं 2, डी का 2 कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकते हैं। और ए का होता है 4, ए का 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कुंवर सी का आपको आरा लेना पड़ेगा, तो सी का 3 ये हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 1857 के जो टॉपिक है उससे आपको क्या क्या पढ़ना है इतिहास में, अगर आपने स्टेट पीसी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, या कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इसको पूछा जाता है, कारण पूछा जाता है 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, जितने सारे एक्ट है, जितने सारे गवर्नमेंट के रूल्स हुए वो देखना पड़ते हैं। इसके साथ इसका प्रभाव क्षेत्र पूछा जाता है, प्रभाव क्षेत्र, और इसके साथ इसका पूछा जाता है नेतृत्व करने वाला पूछा जाता है। ठीक है, नेतृत्व में आपका एक तो नेतृत्व पूछेगा, उसका एरिया पूछेगा, नेतृत्वकर्ता कौन था, उसके बाद उसका दमनकर्ता कौन था ये पूछेगा, और कोई अदर एक्टिविटीज हुई है, अदर एक्टिविटीज हुई मतलब किसी ने क्या किया, आग लगाया, किसी को 50,000 के दंड मिला है, ठीक है, मतलब उसका प्राइज रखा था, इनामी प्राइज रखा था, किसी ने कुछ किसी की हत्या कर दिया, ये सारा चीज़ों को आपको याद रखना। किसी ने कई जगह हत्या भी किया हुआ है, वो हत्या आपको ऐसे टेबल वाइज करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप बेटर तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम से आया, तो ये क्वेश्चन है, एक्ट का क्वेश्चन है। ब्रिटिश एक्ट के जितने सारे थे आपको क्लॉस वाइज पढ़ने, उसके प्रावधान क्या क्या थे। अगर हम लोग बात करें पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। 1909 का जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 यहाँ पे पूर्व में से कोई नहीं दिया है, जबकि इसका जो मेन आंसर था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का, वो 1773 का एक्ट था, जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या एक्चुअली, तो इसमें बोला गया था, सबसे पहले तो बोले थे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, बोले थे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो एक जज बनाए थे सुप्रीम कोर्ट, और इसका जो जज बनाए थे उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है, एक चीज ये याद रखेंगे। दूसरा चीज याद रखना है आपको कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल को गवर्नर के अधीन ही हमने क्या कर दिया, बॉम्बे को कर दिया, बॉम्बे को और मद्रास को कर दिया। ठीक है, और इसको गवर्नर जनरल बना दिए थे। तो बंगाल का गवर्नर बस अभी फिलहाल याद कीजिए। तीसरा चीजें क्या किया गया था कि कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया। कार्यकारिणी परिषद जो था 1+4 था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, ये 3 क्लॉज हुई, 1, 2 और 3, इसी से सारा चीज मैनेज हुआ।
उसकी मतलब देखिए पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ था, बीओडी बीओसी आया था, बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन चालू हुआ था कि पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक किया गया। 1919 में क्या किया गया, विधायिका को 2 पार्ट में कर दिया गया, ठीक है, विधायिका को 2 पार्ट में कर दिया गया। इस प्रकार आपको सारा चीजें याद लेके चलना है, ठीक है। चलिए, एक आता है आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले जैसे बॉयकट है, स्वदेशी है, असहयोग आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन कर दिया, इससे क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ। तो एक तो हो जाएगा स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी। स्वदेशी होगा, किसी चीज को आप अपना रहे तो किसी चीज को त्याग करोगे तभी अपनाओगे। तो जब स्वदेशी को अपनाया हो आपने तो बायकाट किया आपने विदेशी वस्तुओं का। और ये राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम भी चला था, क्योंकि देशीकरण के तहत ही शिक्षा की नीति भी लाई गई थी, ठीक है, कि हम जो राष्ट्रीय पंचायत है सब चीज का फॉलो करेंगे। हालांकि 1920 में ज्यादा देखता है, लेकिन असहयोग वाली बात कभी नहीं कही गई थी। असहयोग वाली जो बात है 1920 में ही कही गई थी, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से 1, 2, 4 आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर डी है, ठीक है। अब आता है हमारा, चलिए, तो इस प्रकार हमारा जो हमने 2014 की जो पीएससी है उसको जो हिस्ट्री वाला पार्ट है और दर्शन वाले पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीट किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।